मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री के पेपर सेकंड के यूनिट 5 का टॉपिक सिंथेटिक डाइज, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संश्लेषित रंजक, में रंग व संरचना संबंधी आधुनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के बारे में बताऊंगी। पिछले टर्म में मैंने रंग व संरचना संबंधी क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम सिद्धांत के बारे में बताया था। उस सिद्धांत के अनुसार यौगिक में अगर क्रोमोफोरिक ग्रुप उपस्थित है तो ही वो यौगिक को रंग प्रदान करता है, और यदि क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम भी उपस्थित है तो वो यौगिक के रंग को गहरा कर देता है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट अबाउट द कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न थ्योरीज क्या हैं? दो थ्योरीज दी हैं इसमें, एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु में इलेक्ट्रॉन युग्म ऑसिलेशन अथवा दोलन अवस्था में रहते हैं। जब इन्हें प्रकाश में रखा जाता है तो ये उचित तरंगदैर्ध्य की प्रकाश का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। अणुओं की निम्न ऊर्जा अवस्था, जिसे कि हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और उत्तेजित अवस्था, जिसे कि हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो इन दोनों अवस्थाओं में ऊर्जा का जितना अधिक अंतर होगा, अणु उतने ही कम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश का अवशोषण करेंगे और यौगिक का रंग हल्का होगा। इसके विपरीत यदि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों के मध्य ऊर्जा का अंतर कम होगा तो यौगिक अधिक तरंगदैर्ध्य की प्रकाश का अवशोषण करेंगे और यौगिक का रंग गहरा होगा। तो इस धारणा पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आधारित है। साथ ही कुछ पॉइंट और हैं जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सपोर्ट प्रदान करते हैं। जैसे आवेशित संरचनाओं के मध्य यदि अनुनाद हो रहा है तो इससे निम्नतम अथवा उत्तेजित संरचनाओं की ऊर्जा का मान कम होता है। फिर आवेशित संरचनाओं का योगदान निम्नतम ऊर्जा वाली संरचनाओं की तुलना में उत्तेजित ऊर्जा वाली संरचनाओं में अधिक होता है। अनुनाद में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन का योगदान होगा, निम्नतम ऊर्जावस्था और उत्तेजित ऊर्जावस्था, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के मध्य ऊर्जा अंतर कम होगा। तो जब ऊर्जा अंतर कम होगा तो यौगिक हायर वेवलेंथ की लाइट या उच्च तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश का अवशोषण करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं ये इथिलीन का मॉलिक्यूल है। इथिलीन के मॉलिक्यूल में ये स्टेट बताई है ग्राउंड स्टेट और ये बताई है एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर ऊर्जा अंतर अधिक है, तो ऊर्जा अंतर अधिक होने के कारण ये अधिक ऊर्जा की लाइट का अवशोषण करेंगे, और अधिक ऊर्जा की लाइट का मतलब निम्न तरंगदैर्ध्य की लाइट का अवशोषण होगा, और इसीलिए ये लैम्डा मैक्स 175 नैनोमीटर की लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जो कि यूवी रेंज में आता है, और इसलिए इथिलीन रंगहीन दिखाई देता है। फिर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए जो लैम्डा मैक्स का मान है वह 217 है। यहाँ पर दो डबल बॉन्ड उपस्थित है जो कि कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में होने के कारण एथिलीन की तुलना में ये अधिक वेवलेंथ की लाइट का अब्जॉर्प्शन करते हैं। हालांकि एथिलीन की तुलना में अधिक वेवलेंथ वाली लाइट 217 नैनोमीटर वाले प्रकाश का अवशोषण करते हैं, लेकिन चूंकि ये जो है वेवलेंथ यूवी रीजन में पड़ती है, इसलिए 1,3-ब्यूटाडाइन भी कलरलेस ही या रंगहीन ही दिखाई देता है। हेक्साट्राइन में लैम्डा मैक्स का मान और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो डबल बॉन्ड है उनकी संख्या 3 हो गई। यहाँ पर 2 थी तो हेक्साट्राइन में 3 हो गई हैं। इसलिए जब 1,3-ब्यूटाडाइन है उसके लिए लैम्डा मैक्स का मान होता है 217 नैनोमीटर, और हेक्साट्राइन के लिए लैम्डा मैक्स का मान कॉन्जुगेशन बढ़ने के कारण बढ़ जाता है और इसका मान पहुंच जाता है 258 नैनोमीटर पर। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कलर भी बढ़ता जाता है। बीटा कैरोटीन, जिनमें कि 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 11 संयुग्मित द्विबंध उपस्थित है, तो बीटा कैरोटीन का रंग गहरा होता है, नारंगी रंग की होती है बीटा कैरोटीन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हायर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो हम
इस आधार पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर बता सकते हैं कि रंग का किसी भी यौगिक का जो रंग है वो गहरा क्यों होता है या हल्का क्यों होता है या वह रंगहीन क्यों होता है। यदि मान लीजिए किसी यौगिक में ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि प्रेरण प्रभाव प्लस आई इफेक्ट अथवा माइनस आई इफेक्ट या अनुनाद प्रभाव जिसे कि प्लस आर इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट कहते हैं, यदि ये समूह उपस्थित है किसी अणु में तो ये संयुग्मन को बढ़ाने में और भी अधिक मदद करते हैं। तो इस वजह से जो स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनका मान भी बढ़ जाता है और आवेशित संरचनाओं की संख्या भी बढ़ जाती। तो इस कारण से जो यौगिक है वो उच्चतर तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण करता है और वो इस यौगिक का जो रंग है वो गहरा होता जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बेंजीन जो कि स्वयं एक क्रोमोफोर है। बेंजीन के लिए हम दो केक्युलर स्ट्रक्चर इस प्रकार से दे सकते हैं, ये दोनों केक्युलर स्ट्रक्चर हैं। साथ ही बेंजीन में कुछ थोड़ी मात्रा में द्विध्रुवी संरचनाएं भी होती हैं। यहाँ पे देखिए दो ध्रुव का फॉर्मेशन हो गया है, ये पॉजिटिव ध्रुव बन गया, ये नेगेटिव बन गया है। तो कुछ अनुनादी संरचनाएं इस तरह की होती हैं जो कि द्विध्रुवी संरचनाएं होती हैं, इनका भी पार्टिसिपेशन होता है अनुनाद में। लेकिन यदि बेंजीन में हम कोई ऐसे ग्रुप जोड़ दें जैसे NH2 जोड़ दें या NO2 जोड़ दें तो ये ग्रुप क्या करते हैं कि प्लस NH2 ग्रुप प्लस आर इफेक्ट बताता है। प्लस आर इफेक्ट के कारण इसमें एनिलीन में जो है अनुनादी संरचनाओं की संख्या बेंजीन की तुलना में बढ़ जाती है और बेंजीन की तुलना में बढ़ने के कारण ये हायर वेवलेंथ की लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। यह हम कह सकते हैं कि अधिक तरंगदैर्ध्य की लाइट का अवशोषण करता है। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन के लिए लैम्डा मैक्स का मान है 204 नैनोमीटर। एनिलीन के लिए NH2 ग्रुप की उपस्थिति के कारण इसका मान 230 हो गया। यहाँ NO2 ग्रुप के में 270 हो गया और यहाँ पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं बेंजीन रिंग में तो और भी अधिक हायर हो गया 375 नैनोमीटर। तो यदि मान लीजिए किसी यौगिक में ऐसे समूह जुड़े हुए हैं जो कि इंडक्टिव इफेक्ट जिसे हिंदी में कहते हैं प्रेरण प्रभाव अथवा क्या नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट बताते हैं, अनुनाद प्रभाव बताते हैं, तो यौगिक में अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ जाएगी और यौगिक हायर वेवलेंथ की लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। किसी अणु में अधिकतम अनुनाद तब होता है जबकि संरचना उसकी प्लेनर हो, समतलीय हो। यदि किसी बड़े समूह के आने पर अणु में कोई स्टेरिक इफेक्ट पड़ रहा है तो यौगिक में अनुनाद कम हो जाएगा और यौगिक कम तरंगदैर्ध्य वाले लाइट का अथवा फोटोन का अवशोषण करता है और हमें रंगहीन दिखाई देता है। तो इस तरह से हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी जो थ्योरी है वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हिंदी में हम कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी यौगिक के अणु में कुल 5 प्रकार के आणविक कक्षक होते हैं। देखिए किस प्रकार से है ये 5 है। सिग्मा बॉन्डिंग कक्षक, बंदी कक्षक, पाई बंदी कक्षक, इंग्लिश में कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अथवा आबंदी कक्षक जिसे कहते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, हिंदी में कहते हैं विपरीत बंदी कक्षक, और सिग्मा विपरीत बंदी कक्षक या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इनकी ऊर्जा का बढ़ता क्रम इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में ऊर्जा सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बंदी कक्षक की ओर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस डायग्राम से कि यहाँ पर 4 तरह के ट्रांजिशन दिखाए, संक्रमण दिखाए हैं। एक दिखाया है सिग्मा से सिग्मा एस्ट्रिक्स का मतलब सिग्मा बॉन्डिंग बंदी कक्षक से सिग्मा आबंदी कक्षक विपरीत बंदी कक्षक तक, सिग्मा बॉन्डिंग कक्षक से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कक्षक की ओर, पाई बॉन्डिंग कक्षक से पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की ओर, एन का मतलब है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की ओर संक्रमण, और चौथा प्रकार का जो संक्रमण है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की ओर। तो इस तरह से हम ये 4 तरह के संक्रमण को हम बता सकते हैं। इनकी जो ऊर्जाओं का क्रम है वो सबसे अधिक ऊर्जा है सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए, यानी इस वाले के लिए
ऊर्जा का मान बहुत अधिक है, यानी कि सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तक जाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की ओर जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए ऊर्जा का मान सर्वाधिक है। और फिर उससे कम है N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, N का मतलब नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए जो ट्रांजिशन है, ये वाला ट्रांजिशन N2 सिग्मा, ये इसका मान सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की तुलना में कम है। और इसके बाद है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की ओर ट्रांजिशन। इन दोनों का मान नियर अबाउट सेम ही, लेकिन फिर भी N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की तुलना में पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन का मान कम है। और सबसे कम है नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ट्रांजिशन का मान सबसे अधिक कम है। तो यहाँ पर ये देखिए N2 पाई, देखिए यहाँ पर ये N और ये पाई एंटी बॉन्डिंग, इसके ये डिस्टेंस काफ़ी सबसे कम है, इसलिए हम कहेंगे कि नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो ट्रांजिशन है वो सबसे कम है। तो यहाँ पर जितना कम ऊर्जा होगी ट्रांजिशन के लिए आवश्यकता होगी, वो उतनी अधिक वेवलेंथ वाली लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा। और जितनी अधिक यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस होगा वो उतनी कम वेवलेंथ की लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा, उतनी कम तरंग दैर्ध्य की लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषण करता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के द्वारा भी हम इसको समझा सकते हैं कि इथेन है, इथेन का स्ट्रक्चर CH3 है। इसमें जो ट्रांजिशन है वो सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की ओर है। तो इस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो चूँकि हायर एनर्जी का अवशोषण होता है तो लैम्डा मैक्स का मान बहुत कम होता है, इसका मान हो जाता है 135 नैनोमीटर, यानी निम्न तरंग दैर्ध्य की लाइट का अवशोषण करता है। और ये जो 135 नैनोमीटर है ये यूवी रीजन में पड़ता है, इसलिए इथेन का मॉलिक्यूल रंगहीन है। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं इथिलीन। इथिलीन का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर दो बॉन्ड उपस्थित है, सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है। तो यहाँ पर दो प्रकार का ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है, सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर जब ट्रांजिशन होता है तो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए थोड़े कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो किसकी तुलना में सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए, इसलिए इसके लैम्डा मैक्स का मान इथेन की तुलना में थोड़ा सा बढ़ जाता है और ये आता है 165 नैनोमीटर। यानी कि चूंकि एनर्जी डिफरेंस पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए कम है तो लैम्डा मैक्स का मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा इथेन की तुलना में, और ये आता है 165 नैनोमीटर। हालांकि ये मान बढ़ जाता है लेकिन ये भी यूवी रीजन में ही पड़ता है 165 नैनोमीटर, अतः जो इथिलीन है वो अभी रंगहीन ही होता है। यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल और 1,3-ब्यूटाडाइन का भी ले रहे हैं। यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, दो डबल बॉन्ड उपस्थित हैं और दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेशन का मतलब है एक डबल बॉन्ड देन सिंगल देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, इस तरह से अगर चल रहा है तो हम इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन बढ़ने के कारण जो लैम्डा मैक्स है उसका मान भी बढ़ जाता है, यानी कि जो अवशोषण की तरंग दैर्ध्य है उसका मान बढ़ता है ड्यू टू कॉन्जुगेशन, संयुग्मन के बढ़ने के कारण। तो ये जो मान बढ़ने के कारण लैम्डा मैक्स का मान जहाँ इथिलीन में 165 था वह बढ़कर 217 हो जाता है। इसी तरह से कैरोटीन है, कैरोटीन में भी कॉन्जुगेशन बढ़ने के कारण कैरोटीन में लैम्डा मैक्स का मान बहुत अधिक होता है और बहुत अधिक होने के कारण कैरोटीन गहरे रंग के होते हैं। तो हम इसे कॉन्जुगेशन के कैरोटीन का रंग नारंगी होता है ज़्यादातर, तो नारंगी रंग या गहरा रंग होने का कारण है उसमें अधिक संख्या में 11 बीटा कैरोटीन, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं उसमें 11 डबल बॉन्ड उपस्थित है, 11 द्विबंध उपस्थित है और इसीलिए वो नारंगी दिखाई देता है, वहाँ कॉन्जुगेशन सर्वाधिक होता है।
यदि अणु में द्विबंध के साथ कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों तो उनमें निम्न दो प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं, ट्रांजिशन हो सकते हैं। संक्रमण को इंग्लिश में हम ट्रांजिशन कहते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ में दो तरह के ट्रांजिशन होंगे, क्योंकि इसमें दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उससे पाई एंटी बॉन्डिंग अगर ट्रांजिशन होगा तो हम उसे इस तरह से दर्शाएंगे। अगर पाई इलेक्ट्रॉन का पाई बंधी कक्षक से पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षक की ओर ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग होगा, तो हम उसे इस तरह से दिखाएंगे। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड में SCHO, इसमें 3 संक्रमण है। N2 पाई संक्रमण जो कि 285 नैनोमीटर पर है, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण जो कि 190 नैनोमीटर पर है, और N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण जो कि 160 नैनोमीटर। यानी ये 3 तरह के संक्रमण उपस्थित हैं किसमें, फॉर्मेल्डिहाइड में। और यहाँ पर जो फॉर्मेल्डिहाइड में जो हाईएस्ट संक्रमण है वो किस कारण से है, वो N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के कारण 285 नैनोमीटर पर इस संक्रमण को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार इन संक्रमणों में ऊर्जा का अवशोषण होता है, और ऊर्जा का मान यदि विजिबल क्षेत्र में है तो यौगिक रंगीन नजर आएगा, और यदि पदार्थ प्रकाश के बराबर पेगनी क्षेत्र से या यूवी रीजन से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो वो यौगिक रंगहीन नजर आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन में ऊर्जा का जो अवशोषण होता है, यानी ऊर्जा के अवशोषण का मान यदि विजिबल रीजन में है तो यौगिक रंगीन नजर आता है, और ऊर्जा के अवशोषण का मान यदि यूवी रीजन में है या पराबैंगनी क्षेत्र में है, यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन में है, तो यौगिक रंगहीन नजर आएगा। तो इस प्रकार से हम मॉडर्न थ्योरीज, जिसमें कि फर्स्ट थ्योरीज हमने पढ़ी थी संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरी हमने अभी जो थ्योरी पढ़ी है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर हम किसी भी यौगिक की रंग व संरचना में संबंध को स्थापित कर सकते हैं, संबंध को एक्सप्लेन कर सकते हैं।